हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है बट एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। मतलब बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे उसका एस्टेब्लिशमेंट है, उसे रन करना है, उसकी डे टू डे नीड्स है, या फिक्स एसेट्स को बाय करना है, इन सब के लिए जो भी हमें पैसा चाहिए होता है दैट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस इज नीडेड फॉर वेरियस पर्पस। पैसों की जरूरत बहुत सारे पर्पस के लिए होते हैं, जैसे बिजनेस को स्टार्ट करना, रन करना और एक्सपेंड करना। तो इन सब चीजों के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है उसे हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। वाई इज फाइनेंस नीडेड? बिजनेस में पैसों की जरूरत क्यों होती है? टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करना है। टू बाय मशीनरी, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको मशीन की जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है, आपको एक ऑफिस खोलना है, वहां पर आपको पैसा चाहिए। टू रन अ बिजनेस, अब देखो बिजनेस तो हमारा स्टार्ट हो गया, बट अब बिजनेस की डेली नीड्स एक्सपेंस होते हैं। जैसे हम लोग रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, या स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, उसके लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। टू मॉडर्नाइज और एक्सपेंड अ बिजनेस, बाइंग एडवांस मशीनरी और ओपनिंग मोर ब्रांचेस। अगर आप चाहते हैं कि आप एडवांस मशीन्स को बाय करें और नई नई ब्रांचेस को ओपन करें, तो उसके लिए भी आपको बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। टू परचेज एसेट्स, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ टेंजिबल एसेट्स। आपको कई बार एसेट्स बाय करनी होती है। अब आपके एसेट दो तरीके की होती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक बिल्डिंग। आप अपने बिजनेस के अंदर बिल्डिंग बाय करना चाहते हैं तो ये हो जाती है हमारी टेंजिबल एसेट। पैसा टेंजिबल एसेट्स के लिए भी चाहिए। या हमें इंटेंजिबल एसेट, जैसे आप किसी का पेटेंट्स बाय करना चाहते हैं, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट जिसे हम देख नहीं सकते बट हम उन्हें फील कर सकते हैं। तो जब कभी हम इंटेंजिबल एसेट्स को बाय करना चाहें या टेंजिबल एसेट्स को बाय करना चाहें, इन दोनों चीजों के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। नाउ द टॉपिक इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है आपके पास जितना पैसा है आप उसका ऑप्टिमम यूज करें। दैट मींस ऑप्टिमम यूजेस ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑप्टिमम यूजेस का मतलब क्या है कि आपकी मनी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है जब हम कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करते हैं इन अ वे दैट एंश्योर ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एंड यूजेस ऑफ फंड। की कंपनी अपने पैसों को बहुत ऑप्टिमम फॉर्म में यूज कर रही है, विच हेल्प्स इन अचीविंग द गोल, रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड कंट्रोल द रिस्क। और ये जो ऑप्टिमम यूजर्स ऑफ फंड है आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है, आपके कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है, और आपके रिस्क को भी कंट्रोल में करता है, और आपका फंड इफेक्टिवली यूटिलाइज होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट, आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। आप अलग अलग तरीके से देखिएगा पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकते हैं, कंपेयर देयर कॉस्ट एंड रिस्क। ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे को उन सोर्सेज से अरेंज करें जो आपके लिए मिनिमम कॉस्ट रखते हो और मिनिमम रिस्क रखते हो। चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट मिनिमाइज कॉस्ट, उन ऑप्शंस को चूज करें जिसमें कॉस्ट और रिस्क मिनिमाइज हो। ऑप्टिमम यूजेस, एंश्योर दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर हाई। आप अपने पैसे को उस जगह खर्च करें जहां पर आपको ज्यादा रिटर्न, ज्यादा प्रॉफिट्स आए। देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, सपोज करिएगा आपकी फाइनेंस की कॉस्ट है 6%, बट आप जिस जगह पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर रिटर्न है 20% और 18%, तो डेफिनेटली आप 20% वाला ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। अवॉइड बोथ द इनसफिशिएंट और आइडल फंड। कभी भी बिजनेस के अंदर जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर इनसफिशिएंट फंड और आइडल फंड को हम लोग कभी भी काउंट नहीं करते, हमेशा इन्हें इग्नोर किया जाता है। नाउ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आपके फाइनेंस के मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस आपके कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड होता है। डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन आपकी बैलेंस शीट और आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर इंपैक्ट डालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बैलेंस शीट, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर इंपैक्ट डालते हैं। फिक्स एसेट्स, हम इमेजिन करते हैं इफ अ बिजनेस डिसाइड टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन मशीनरी, एक बिजनेस 100 करोड़ मशीनरी में इन्वेस्ट करना चाहता है, इट इंक्रीज इट्स फिक्स एसेट्स बाय 100 करोड़, तो उसने अपने एसेट्स को 100 करोड़ से राइज किया है।
करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट लीड टू हायर नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। अगर आप 100 करोड़ की मशीन ले रहे हैं तो नेचुरल है उस मशीन को चलाने के लिए स्टाफ, उस पर होने वाले बिजली के बिल, उन सब के भी खर्चे आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके लिए आपको इन्वेंट्री भी एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। A business may decide to raise long-term fund for liquidity but must balance between profitability and low cost current liability। एक बिजनेस इस बात का ध्यान रखे कि वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों फंड के बीच में बैलेंस करके चले ताकि उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो मिनिमम कॉस्ट में हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ब्रेकअप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इज डेब्ट और इक्विटी। देखिएगा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, और पैसा दो तरीके का होता है, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। ऑनर्स फंड जो ऑनर का खुद का पैसा होता है, मालिक का खुद का पैसा, जिसको कंपनी को रिपे करने की कोई भी नीड नहीं होती। और बोरोड फंड वो होता है जो हम उधार लेते हैं और इसको कंपनी वापस रिपे करती है। तो एक अच्छी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ऑनर्स और बोरोड दोनों फंड में बैलेंसिंग जरूरी है। अब बिजनेस में चूज टू रेज फंड थ्रू डेब्ट। एक बिजनेस जो है पैसा लोन के थ्रू अरेंज कर सकता है और इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी अरेंज कर सकता है। मोर डेब्ट मींस हायर फ्यूचर इंटरेस्ट कोड। अगर आपने डेब्ट ज्यादा लिया, उधार ज्यादा लिया है तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। वाइल मोर इक्विटी मींस हायर डिविडेंड पे आउट। लेकिन अगर आपने इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा ज्यादा लिया तो आपको डिविडेंड ज्यादा पे करने होंगे। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। मोर डेप्ट मींस हायर इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप ज्यादा डेप्ट लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करने पड़ेंगे। वाइल इक्विटी में रिजल्ट इन मोर डिविडेंड। और अगर आप शेयर्स के थ्रू पैसा लेते हैं तो आपको ज्यादा डिविडेंड देने पड़ेंगे। एक्सपेंडिंग द बिजनेस थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट अफेक्ट वेरियस एक्सपेंस। अब अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो आपके बहुत सारे खर्चों पर भी इंपैक्ट पड़ता है। Now the topic is objective of financial management. The primary goal of financial management is to maximize the wealth of shareholder। मतलब हम अगर बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट एंड विच इज मेजर्ड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर। अब हमें कैसे पता लगे इन्वेस्टर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो भी रही है या नहीं हो रही है? इसके लिए शेयर प्राइस को देखा जाता है। अगर कंपनी के शेयर्स के प्राइस राइज हो रहे हैं तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, और अगर शेयर्स के प्राइस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स की वेल्थ कम हो रही है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। देखिएगा किसी भी बिजनेस में पैसों से रिलेटेड जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे तीन तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व थ्री की डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली हम तीन मेजर डिसीजन लेते हैं जो हमारी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए मस्ट होते हैं। एक है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। नाउ द टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस डिसीजन इज अबाउट हाउ द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन फंड इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। ये डिसीजन हमें ये बताता है कि कंपनी का जो पैसा है वो किन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि हमें वहां से मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। द गोल इज टू सेलेक्ट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पर्पस ये है कि हम उस जगह पैसा इन्वेस्ट करें जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। बेसिकली इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। बेसिकली जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाते हैं, जैसे आपने मशीनरी खरीदी है, कोई नई ब्रांच अपनी कंपनी की बनाई है, कोई बिल्डिंग ली है, दीज डिसीजन अफेक्ट द कंपनी फॉर मेनी ईयर्स। और ये जो डिसीजन होते हैं कंपनी को बहुत सालों तक इफेक्ट करते हैं एंड आर यूजुअली इरिवर्सिबल विदाउट इनकरिंग हायर कॉस्ट। लेकिन एक बार अगर आपने ये डिसीजन ले लिया और आप इसको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको लॉस तो देंगे ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने 10 करोड़ रुपए की एक नई मशीन खरीदी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, और एक महीने बाद आपको लगता है कि नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग तो सुटेबल नहीं है, और अगर आप उस 10 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 1 या 2 महीने या 6 महीने बाद बदलना चाहते हैं तो वो आपको लॉस तो देगा ही देगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसका नाम होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इन्वॉल्वमेंट मैनेजिंग करंट एसेट। बेसिकली हम इस डिसीजन में कंपनी की करंट एसेट्स को मैनेज करते हैं, जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया और हमारी डे टू डे ऑपरेशंस हो गया। विच इफेक्ट द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। रिमेंबर जो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है ये कंपनी की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर इंपैक्ट डालता है। अब हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर फर्क डालने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो फर्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जनरेट फ्रॉम द प्रोजेक्ट ओवर द टाइम आर इंपॉर्टेंट। देखिएगा हम किसी मशीन में पैसा लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमने 5 करोड़ रुपए की एक नई मशीन खरीदी और हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो कंपनी ये बात चेक करेगी कि इस मशीन को लगाने के बाद हमारी फैक्ट्री में हमारे पास कितना कैश रिटर्न्स आएगा। मतलब हम उन प्रोजेक्ट्स में ही पैसा इन्वेस्ट करें जहां से हमें मैक्सिमम कैश रिटर्न्स मिल सके। रेट ऑफ रिटर्न
जब भी कभी कंपनी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, जैसे हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, एक 10% रिटर्न्स का और एक 12% रिटर्न्स का, तो ऑफकोर्स कंपनी प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाएगी जिसकी रिटर्न्स 12% है, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम रिटर्न है। तो कंपनी हमेशा मैक्सिमम रिटर्न्स वाले प्रोजेक्ट में ही पैसा लगाती है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जब भी हम कभी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को फोकस करते हैं। वेरियस फैक्टर्स सच एज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट होगा और हमें उससे कितना रिटर्न्स आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में आते हैं। जब भी हम कभी किसी में पैसा लगाते हैं तो इन सब फैक्टर्स को फोकस करते हैं। Now the topic is financing decision. A financing decision involve deciding the amount of fund to be raised. Financing decision हमें ये बताता है पैसा कहाँ से अरेंज करना है। हम पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे जो कि हमारे लिए लीस्ट कॉस्ट का होना चाहिए और ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस भी दे। These funds can come from the shareholder. ये पैसा हमें इक्विटीज शेयर होल्डर्स के थ्रू लेना है या हमें बोरोड के थ्रू पैसा अरेंज करना है। तो पैसे को इस तरीके से अरेंज करना कि वो हमें लीस्ट कॉस्ट पर मिले, इसे हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के फंड होते हैं, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग। ये वो पैसा होता है जिसका रीपेमेंट फिक्स नहीं होता, मतलब ऑनर्स का खुद का पैसा है तो कंपनी को रीपे करने की कोई भी हेडेक नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। बोरोड फंड ये वो पैसा होता है जो लोन डिबेंचर्स के थ्रू होता है, लेकिन इसका जो रीपेमेंट होता है विद इंटरेस्ट ये कंपलसरी है, रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, बोरोड फंड को तो रीपे किया ही जाएगा विद इंटरेस्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, तो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट। देखिएगा आप हमेशा पैसा उसी चीज का अरेंज करना चाहेगा जिसकी कॉस्टिंग आपको कम आए। डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है डिफरेंट कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट जो आती है अलग अलग फाइनेंस के रिसोर्सेज की होती है। अ कंपनी विल प्रीफर द चीपेस्ट सोर्स, एक कंपनी हमेशा पैसा वो अरेंज करती है जो उसको सस्ता मिलता है। रिस्क, द लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएट विद ईच ऑफ द सोर्स। देखिएगा आप बोरोड फंड लेंगे या ऑनेस्ट फंड हो, सबके साथ जो रिस्क है वो अलग अलग रहता है। डेट इन्वॉल्व अ फिक्स ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट, अगर आप बोरोड फंड लेते हैं तो आपको उसका रीपेमेंट कंपलसरी है विद इंटरेस्ट, और जबकि इक्विटी के साथ ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। हायर डेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप ज्यादा उधार लेते हैं तो आप डिफॉल्टर होने का रिस्क तो रखते ही है। फ्लोटेशन कॉस्ट, सबसे पहला मतलब होता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है। द कॉस्ट इनकर्ड व्हेन रेजिंग द न्यू फंड, जब भी आप कोई नया फंड अरेंज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आती है दैट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। आप हमेशा उस फंड को पसंद करेंगे जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट मिनिमम होगी। हायर फ्लोटेशन कॉस्ट वाला फंड जो होगा लेस अट्रैक्टिव होगा। सपोज करिएगा आपने 1 लाख रुपए अरेंज करे हैं, अगर 1 लाख रुपए आप बोरोड फंड के थ्रू अरेंज करते हैं तो आपका कॉस्ट आ रही है अरेंज करने की 1000, और जबकि इक्विटीज के थ्रू अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो कॉस्ट आ रही है 5000। तो आपके लिए बोरोड फंड जहां पर ज्यादा बेटर है क्योंकि पैसे को अरेंज करने की कॉस्ट कम है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, अ कंपनी विद a strong and stable cash flow can easily afford to borrow। देखिएगा अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है वो बोरोड को ज्यादा पसंद करती है। रीजन, एक फिक्स इंटरेस्ट देने के बाद बाकी बचा हुआ प्रॉफिट जो होता है कंपनी का रहता है, उससे कंपनी ज्यादा ग्रो करती है। अ कंपनी विद हाई सेल एंड प्रॉफिट कैन ऑप्ट फॉर द डेब्ट फाइनेंसिंग, कंपनी की सेल ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा है तो वो डेब्ट को ही पसंद करेगी। उससे क्या होगा, लोन को रीपे करना इजी हो जाएगा और बाकी बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो कंपनी का ही होगा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इफ अ कंपनी हैज हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, कंपनी के रनिंग एक्सपेंस। अगर कंपनी के खुद के रनिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, उसके रेंट सैलरी इंश्योरेंस, तो वो हमेशा एक्स्ट्रा कॉस्ट को कम करती है, तो वो बोरोड को नहीं लेगी, वो इक्विटीज के थ्रू पैसा अरेंज करेगी। क्यों, कंपनी को ऑलरेडी रेंट देना है, सैलरी देनी है, इंश्योरेंस देने हैं, उसके बाद वो बोरोड फंड के थ्रू इंटरेस्ट का भी बर्डन ले, इससे कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, तो कंपनी यहां पर इक्विटीज को प्रीफर करेगी। कंट्रोल, इशूइंग मोर इक्विटी कैन लीड टू डिलीशन ऑफ कंट्रोल, अगर कंपनी शेयर्स को इशू ज्यादा करती है तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को बाय करेगी तो वो उसकी ओनर बन सकती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के मन में ये डर होगा कि अगर मैंने शेयर ज्यादा इशू करे तो मेरी ओनरशिप चली जाएगी। तो यहां पर कंपनी इस बात को कंसीडर करती है, अगर वो अपनी ओनरशिप को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं रखती तो वो इक्विटीज को ज्यादा इशू करती है, लेकिन अगर उसे ओनरशिप देने में प्रॉब्लम है तो फिर वो पैसा बोरोड के थ्रू अरेंज करती है। कंपनी वेटिंग टू अवॉइड अ टेक ओवर में प्रीफर डेब्ट, अगर एक कंपनी अवॉइड करती है कि मेरे को कोई टेक ओवर ना करे तो वो डेब्ट को पसंद करेगी। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, देखिएगा पैसा अरेंज करते हुए ये भी देखा जाता है शेयर मार्केट की क्या पोजीशन है। हेल्थ ऑफ कैपिटल मार्केट कैन इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ फाइनेंस, अगर आपकी शेयर मार्केट की जो हेल्थ है वो आपके चॉइस ऑफ फाइनेंस पे इंपैक्ट डालती है।
व्हेन स्टॉक मार्केट आर परफॉर्मिंग वेल, अगर कभी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कंपनी जो है इक्विटीज के थ्रू पैसा इजीली अरेंज कर सकती है। लेकिन अगर यही कंपनी जो है देखती है कि स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है तो फिर वो बोरोड को प्रेफर करती है। डिविडेंड डिसीजन, देखिएगा डिविडेंड डिसीजन को समझने से पहले कुछ आपको टर्म समझनी होगी। फर्स्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है? कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, दैट इज नोन एज डिविडेंड। रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो किसी भी इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, कंपनी उसे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, उसे हम लोग रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। बैलेंसिंग डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी को हमेशा ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो कितना पैसा एज ए डिविडेंड पब्लिक में बांटे और कितना पैसा वो अपने पास रखे। दिस इज नोन एज बैलेंसिंग डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड प्रोवाइड शेयर होल्डर विद इमीडिएट इनकम, अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो खुश हो जाएंगे। हायर रिटेन्ड अर्निंग हेल्प द कंपनी ग्रो एंड इंक्रीज फ्यूचर प्रॉफिट, और अगर कंपनी पब्लिक में ज्यादा पैसा नहीं बांटती बल्कि अपने पास रखती है तो वो उसको फ्यूचर के लिए री इन्वेस्ट करके और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या हुआ? A dividend decision involved determining how much of the company's profit should be distributed to shareholder and how much should be retained for future growth. कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा पब्लिक में बांटे और कितना हिस्सा वो अपने पास रखे, इसे हम लोग डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। अब यहां पर हमारे कुछ फैक्टर्स हैं डिविडेंड डिसीजन को लेकर। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग। डिविडेंड जो हमेशा पे किए जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट से किए जाते हैं, वो कंपनी के पास्ट प्रॉफिट और करंट प्रॉफिट से दिए जाते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो पब्लिक में ज्यादा डिविडेंड दिया जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंपनीज विद स्टेबल एंड कंसिस्टेंट अर्निंग कैन पे हाई डिविडेंड। नॉर्मली वही कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है अपने इन्वेस्टर्स में जिनकी अर्निंग स्टेबल हो गई है। एक कंपनी ऐसी जिसकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, तो ऐसी कंपनी जो होती है कभी भी हायर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, मैनी कंपनीज प्रीफर टू मेंटेन ए स्टडी डिविडेंड पर शेयर, बहुत सारी कंपनी हमेशा चाहती है कि वो जो डिविडेंड डिक्लेयर करे वो एक फिक्स रेट पर डिविडेंड डिक्लेयर करे। इवन प्रॉफिट अगर हल्के से भी इंक्रीज होते हैं और जब तक कि उन्हें ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि अब हमारे प्रॉफिट परमानेंट इंक्रीज होंगे, तब तक वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड का रेट नहीं बढ़ाते। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, देखिएगा जो कंपनी ग्रो कर रही है वो कभी भी डिविडेंड पब्लिक में ज्यादा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अगर वो पब्लिक में ज्यादा डिविडेंड देगी तो उसकी अपनी ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए वो तो पब्लिक में बढ़ गया, उसके पास नहीं बचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंपनी अपने पास ज्यादा पैसा रखती है और पब्लिक में हमेशा डिविडेंड कम बांटती है। कंपनी विद गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रिटेन मोर अर्निंग, जिन कंपनीज का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, जो भी स्टिल ग्रोइंग स्टेज पर है, वो अपने पास ज्यादा पैसा एज ए रिटेन अर्निंग रखती है और वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, दस पेइंग लो डिविडेंड, और पब्लिक में वो कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है। कैश फ्लो पोजीशन, द कंपनी नीड सफिशिएंट कैश टू पे डिविडेंड, देखिएगा किसी भी कंपनी को पब्लिक को डिविडेंड देने के लिए हमेशा कैश फ्लो होना चाहिए। इफ अ कंपनी हैज अ प्रॉफिटेबल एंड लैक कैश, अगर कंपनी के प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं लेकिन उसके पास कैश कम है तो वो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो कंपनी को ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कैश का अच्छा होना, कैश का इनफ्लो का होना बहुत जरूरी है। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, देखिएगा कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा कंपनी में पैसा लग गया, हमें स्टेबल डिविडेंड मिले। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी उन इन्वेस्टर्स को स्टेबल डिविडेंड देती है। टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड में बी टैक्स्ड एट डिफरेंट रेट कंपेयर टू कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के कंपेरेटिवली डिविडेंड पर कई बार अलग अलग रेट पर टैक्सेस लगाए जाते हैं। इफ डिविडेंड टैक्स इज हाई, अगर डिविडेंड का टैक्स रेट हाई है तो कंपनी जो होती है लेस डिविडेंड पब्लिक में डिक्लेयर करती है, क्योंकि ज्यादा डिविडेंड देके ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, एन इंक्रीज इन डिविडेंड ऑफन मेक्स स्टॉक प्राइस राइज, देखिएगा स्टॉक में अगर मुझे अपने कंपनी के शेयर प्राइसेस को राइज करने तो मुझे पब्लिक में ज्यादा डिविडेंड बांटना होगा। वाइल अ डिक्रीज में लोअर स्टॉक प्राइस, और अगर मैं कम डिविडेंड बांटूंगा तो मेरे स्टॉक प्राइस में कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कंपनीज कंसीडर दिस बिफोर डिसाइडिंग डिविडेंड, अब कंपनी को ये देखना होता है कि अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू कम हो रही है तो वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करके अपने शेयर के प्राइसेस को राइज कर सकती है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लार्ज कंपनीज विद इजी एक्सेस टू रेज फंड इन द कैपिटल मार्केट में पे हाई डिविडेंड, जिन कंपनीज को बहुत इजीली पैसा शेयर्स के थ्रू मिल सकता है वो हाई डिविडेंड डिक्लेयर करती है एंड दे डू नॉट रिलाई मच ऑन रिटेन अर्निंग, ऐसी कंपनीज जो होती हैं ज्यादातर रिटेन अर्निंग पर रिलाई नहीं करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्हें ये विश्वास होता है कि जब कभी भी हम चाहेंगे पब्लिक से इजीली पैसा हमें मिल जाएगा, तो वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करके इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़ के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो जब चाहेंगे उन्हें पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनी रिटेन अर्निंग पे फोकस नहीं करती। लीगल कॉन्स्टेंट,
द लॉ रिस्ट्रिक्ट कंपनीज फ्रॉम पेइंग डिविडेंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी एक लिमिट से ज्यादा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकती, ऐसा लॉज में होता है। कंपनीज मस्ट फॉलो दीज लीगल रूल्स, और कंपनी इस तरीके के जो कॉर्पोरेट लॉ है उनको फुलफिल करना होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, मैंने कंपनी बोरो मनी, अगर कंपनी पैसों को बोरो कर रही है, लेंडर में रिस्ट्रिक्ट हाउ मच डिविडेंड द कंपनी कैन पे अंटिल द लोन इज रिपेड। तो यहां पर जब कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, तो जिन लोगों से उन्होंने लोन लिया होता है वो कंपनी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इस लिमिट से ज्यादा कंपनी अपने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बैंक lends मनी टू अ कंपनी, एक कंपनी को बैंक ने कुछ लोन दिया है, इट माई इम्पोज कंडीशन दैट द कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड अंटिल द लोन इज क्लियर। और यहाँ पर बैंक उस कंपनी पे एक कंडीशन लगा देगा कि जब तक हमारा लोन रिपे नहीं किया जाता तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। नाउ द टॉपिक इज फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन फोकस होता है कि जब भी हमें फंड की अवेलेबिलिटी चाहिए वो फंड हमेशा अवेलेबल हो, जिससे कि बिजनेस स्मूथली रन किया जा सके। प्लानिंग हाउ मच मनी इज नीडेड फॉर मार्केटिंग, सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस, इस चीज को प्लान करना, कितना पैसा मार्केटिंग में चाहिए बिजनेस के लिए, कितना पैसा स्टाफ को सैलरी देने में चाहिए, और ये पैसा उस टाइम हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फोकस ऑन चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस बात पर फोकस करता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कहां पर अच्छे ढंग से कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम रिटर्न आए। एंड फाइनेंसिंग ऑप्शन टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, और अपने डिसीजन के थ्रू हम शेयर होल्डर्स को कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन दे सकते हैं। डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोजेक्ट और बाय न्यू एसेट्स, हमें पैसा कहां इन्वेस्ट करना है और कौन सी नई एसेट्स को बाय करना है, ये सब डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल रोड मैप फॉर अ कंपनी। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं, हम कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल रोड मैप तैयार करते हैं। इट एंश्योर, ये इस बात की एश्योरेंस है कि ये हमें राइट अमाउंट ऑफ फंड हमेशा अवेलेबल होने चाहिए जब भी हमें पैसा चाहिए, मतलब राइट टाइम पर राइट अमाउंट अवेलेबल होना फाइनेंशियल प्लानिंग माना जाता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। फर्स्ट, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर एवर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा कंपनी को हेल्प करती है इस बात को एस्टिमेट करने में कि कब हमें कितना पैसा चाहिए और वो उस टाइम पर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। सपोज करिए एक कंपनी चाहती है कि 5 साल बाद वो अपनी मशीनरी को बदलना चाहती है, तो 5 साल बाद फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू वो पैसा 5 साल बाद उस कंपनी के पास अवेलेबल होना चाहिए। अवॉइडिंग रेजिंग एक्सेसिव फंड, रेजिंग टू मच मनी इज हार्मफुल। अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फंड आप अरेंज करते हैं वो भी नुकसानदायक है। इट इंक्रीज कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को बढ़ाता है और कंपनी जो है अननेसेसरी इंटरेस्ट या डिविडेंड के बर्डन में आ जाती है। हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग वर्क्स। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दिस रिलेट टू प्लान फॉर द कंपनीज ग्रोथ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम लोग हमेशा कंपनी की ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे कौन सी एसेट्स खरीदनी है। इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती है, दैट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जिसे हम लोग बजट कहते हैं, दिस कवर्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, ये हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है, यूजुअली फॉर ए ईयर और लेस, एक साल या उससे कम के लिए। इट इंक्लूड डिटेल बजट, जैसे हमारा बजट वगैरह हो गया जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होते हैं, ये हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कवर करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट इज हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प बिजनेस टू प्रिडिक्ट पॉसिबल फ्यूचर आउटकम अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग ये देखते हैं अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हमारे पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे। प्रिपेयरिंग कंपनी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, और इसी तरीके से हम कंपनी के रिस्पॉन्स को भी तैयार करते हैं। प्रिपेयर द बिजनेस फॉर अनएक्सपेक्टेड शॉक्स, देखिएगा फाइनेंशियल प्लानिंग में हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर के आने वाले अनएक्सपेक्टेड शॉक से हम लोग बच सके। कोऑर्डिनेट डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प डिफरेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट कराती है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स आप एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करके चल सके। रिड्यूस वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग एलिमिनेट अननेसेसरी एंड डुप्लीकेशन एफर्ट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से हम लोग अननेसेसरी और डुप्लीकेशन एफर्ट्स को खत्म कर जाते हैं, जिससे हमारी वेस्टेज बच जाती है और इंश्योर होता है कि हमारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, देखिए क्या प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम हमेशा फ्यूचर के लिए करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग कनेक्ट करंट बिजनेस एक्शन विद फ्यूचर गोल, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग आज के एक्शन को फ्यूचर के गोल के साथ रिलेट करते हैं। Ensuring that डे टू डे ऑपरेशंस आर अलाइन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और इस बात की एश्योरेंस होती है कि जो डे टू डे ऑपरेशंस हम हमारे मीट आउट हो जाए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे पूरे हो सके।
कनेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे न्यू इक्विपमेंट्स को लेना और जो भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजन है कि हम लोग पैसा कहाँ से अरेंज करें आर लिंक्ड। मतलब पैसे का अरेंजमेंट और उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये दोनों चीजें आपस में लिंक होनी चाहिए। हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करती है, मेकिंग इट इजियर टू एसेस एक्चुअल परफॉर्मेंस। और ये कहीं ना कहीं एक्चुअल परफॉर्मेंस को बहुत इजीली एसेस करने में हेल्प करता है। देखिएगा, यहां तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें समझी हैं, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि बिजनेस जो चलता है उसमें लगने वाली कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, फंड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। तो किसी भी बिजनेस के अंदर ऑनर और बोरोड ये दोनों ही फंड इकट्ठे होकर बिजनेस के कैपिटल को बनाते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर एक तरीके से किसी भी कंपनी का बोरोड और इक्विटी फंड का कॉम्बिनेशन होता है। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिएगा, डेब्ट और इक्विटी का क्या रेशियो हो, ये किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है और फाइनेंशियल रिस्क के डिसीजन लेने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ फंड की, तो हमारे दो तरीके के, इक्विटी जिसे हम ऑनर्स फंड कहते हैं और डेब्ट जिसे हम लोग बोरोड फंड कहते हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस रिटेन अर्निंग आती है, और जबकि हमारे बोरोड के अंदर लोन डिवेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं। डेब्ट इज चीपर बट रिस्कियर। डेब्ट हमेशा सस्ता पड़ता है लेकिन ये कहीं ना कहीं रिस्कियर है। द कंपनी मस्ट पे इंटरेस्ट। कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने प्रॉफिट के रिगार्डलेस। मतलब कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, बट आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। इंटरेस्ट हमेशा टैक्स डिडक्टेबल होता है। इक्विटी हमेशा रिस्क फ्री होता है, मतलब कंपनी के लिए कोई बर्डन नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए जाए। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिएगा, अगर कभी कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग बताना है, देन उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ फंड बताने होते हैं, देन दिस न्यूमेरिकल विद क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। हम इमेजिन करते हैं एक कंपनी को टोटल 30 लाख रुपए की जरूरत है। इस 30 लाख को अगर वो लोन के थ्रू अरेंज करती है तो उसको 10% इंटरेस्ट देना है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स है वो 30% का है। और 30 लाख रुपए लगाने के बाद कंपनी को 4 लाख का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। यहां पर कंपनी के पास तीन सिचुएशन है पैसा अरेंज करने की। फर्स्ट सिचुएशन जिसके अंदर वो डेट मतलब बोरोड फंड बिल्कुल भी नहीं ले रही है, 30 का 30 लाख रुपए उसका अपना है। तो देखिएगा, फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, कंपनी ने 30 लाख रुपए लगाए और 4 लाख का उसको प्रॉफिट हुआ। यहां पर ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपए है 30 लाख रुपए लगाकर। फर्स्ट केस में उधार कुछ नहीं लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगा, तो यहां पर आपका अर्निंग बिफोर टैक्स जो है 4 लाख है। टैक्स हमारा 30% दिया हुआ है और ये टैक्स जो है ईबीटी के ऊपर लगता है। टैक्स का रेट है हमारा 30%, 1,20,000 रुपीज का टैक्स है। मतलब टैक्स माइनस करने के बाद कंपनी के प्रॉफिट बच जाते हैं 2,80,000 रुपए। हम ये मान के चलते हैं एक कंपनी का जो एक शेयर है वो 10 रुपए का है, तो यहाँ पर 30 लाख रुपए जो है पूरी की पूरी ऑनर्स फंड है। तो ऑनर्स फंड का मतलब क्या हो गया कि सारे का सारा पैसा जो है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू अरेंज है। तो 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो 3,000 हमारे शेयर्स हैं। 2,80,000 रुपए को अगर मैं 3 लाख शेयर्स हैं, अगर मैं इसको 3 लाख से डिवाइड करता हूं तो मेरा प्रॉफिट जो पर शेयर आ रहा है दैट इज 0.93। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सेकेंड सिचुएशन में ये मान के चलता हूं कि कंपनी ने 10 लाख रुपए का उधार लिया और 20 लाख रुपए उसके इक्विटी शेयर के हैं, तो प्रॉफिट तो उसका 4 लाख ही होगा क्योंकि टोटल फंड 30 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। अब चूंकि उसने 10 लाख का लोन लिया है तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 1 लाख का इंटरेस्ट रहेगा। प्रॉफिट बचा है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 3 लाख रुपए। इसके ऊपर 30% का टैक्स है जो कि हमारा 90,000 बनता है। उसके बाद प्रॉफिट बचा है 2,10,000। अब जो शेयर्स लिए जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लिए जाते हैं, वो हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू ही लिए जाते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख रुपए, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आपके टोटल शेयर्स हो गए 2 लाख। 2,10,000 का प्रॉफिट है, 2 लाख के शेयर है, मतलब एक शेयर पर जो प्रॉफिट है 1,05,000 है। अब हम बात करते हैं सिचुएशन थर्ड की। यहाँ पर 20 लाख रुपए उधार लिए है, 4 लाख के प्रॉफिट में से 10% 2 लाख रुपए माइनस करने के बाद 2 लाख रुपए बचते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। यहाँ पर टैक्स आपका 30% है, 60,000 रुपए का टैक्स देने के बाद आपके पास प्रॉफिट बचता है 1,40,000। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ 10 लाख रुपए ही इक्विटी फंड के हैं तो डिवाइडेड बाय ₹10 आपके 1 लाख शेयर्स हो गए हैं। अब इनको मैं डिवाइड करता हूँ तो अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹1.40। तो अगर आप देखिएगा जितना ज्यादा आप बोरिंग्स ले रहे हैं उतना ज्यादा आपको अर्निंग पर शेयर हो रहा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा हो रहा है। कैसे? फर्स्ट सिचुएशन में अगर कंपनी हमारी
बंद हो जाती है तो सारा का सारा ऑनर्स फंड है, कोई रिपेमेंट की टेंशन नहीं है। दूसरी सिचुएशन में हमारे पास 20 लाख रुपए ऑनर्स फंड है, बोरोड फंड 10 लाख है, तो कंपनी के बंद होने पर हम इजीली 10 लाख रुपए पे कर सकते हैं और फिर भी अपने पास जो है हमारे पास पैसा बच जाएगा एज ए ऑनर्स फंड। बट सिचुएशन थर्ड में जब ऑनर्स फंड हमारे पास 10 लाख है, कंपनी बंद होने पर हम लोग 100% रिपेमेंट ऑफ डेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे रिस्कियर सिचुएशन है 3, सबसे ज्यादा सेफ सिचुएशन है 1 और सिचुएशन 2 जो है हमारी सबसे ऑप्टिमम है। तो इस एग्जांपल के थ्रू अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो हमारी कंपनी के डेप्ट और इक्विटी का रेशो होता है, और इसको हम डेप्ट अपॉन इक्विटी भी लिख सकते हैं या डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी, मतलब टोटल कैपिटल में से डेप्ट को भी ले सकते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब आपकी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डेप्ट का रेशियो होता है उसको हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। A higher debt leads to higher fixed cost, जितना ज्यादा कंपनी पर बोरोइंग्स होंगी उतने उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट होगा। बट इफ द कंपनी अर्न्स मोर ऑफ द बोरोड मनी देन इट दे पे इंटरेस्ट, अब कंपनी जितना ज्यादा बोरोड मनी लेगी उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट उतना ही देना पड़ेगा। नाउ द टॉपिक इज फाइनेंशियल रिस्क। हाई यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क, आपका जितना ज्यादा बोरिंग्स होगा उतनी ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा, बिकॉज द कंपनी मस्ट पे इंटरेस्ट एंड रीपे द प्रिंसिपल इवन इफ इट इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। यहां पर अगर कंपनी को प्रॉफिट्स कम होंगे उसे तब भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तो देना ही देना है। दैट मीन्स रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। इफ अ कंपनी कैन नॉट मीट इट्स डेट पेमेंट इट्स रिस्क गोइंग बैंकरप्ट, अगर कंपनी अपने डेट पेमेंट को नहीं दे पाएगी तो कहीं ना कहीं कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, देखिएगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी दैट मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है, मतलब डेप्ट और इक्विटी का मिक्सचर एक अच्छा वो माना जाता है जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को राइज करता है विदाउट टेकिंग एक्सेसिव रिस्क, और इसके अंदर रिस्क भी ज्यादा नहीं होता। हम इमेजिन करते हैं एक कंपनी ने 40% डेप्ट और 60% इक्विटी शेयर्स का, इक्विटी कैपिटल का यूज करा है अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, जो हमारी कॉस्ट को तो कम कर ही रहा है और प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमाइज कर रहा है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर पे फर्क डालने वाले कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन, द एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लो टू मीट ऑब्लिगेशन लाइक इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट, मतलब एक कंपनी बोरोड को तभी लेना चाहती है जब उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी खासी होती है। अ कंपनी विद द कैश स्ट्रॉन्ग फ्लो कैन टेक मोर डेप्ट, अगर कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है तो वो ज्यादा डेप्ट लेगी और उसको इजिली इंटरेस्ट रिपेमेंट्स वगैरह करना आसान होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मेजरिंग हाउ वेल अ कंपनी कैन कवर इट्स इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी इजीली रिपे कर सकती है। एक कंपनी की अर्निंग बिफोर टैक्स है 10 लाख रुपीस का और जबकि उसको इंटरेस्ट देना है सिर्फ 2 लाख रुपीस का, तो यहां पर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 टाइम्स है, मतलब ये हो गया कंपनी इंटरेस्ट के कंपेटिवली 5 गुना ज्यादा पैसा कमा रही है। दिस इज नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा सेफ डेप्ट में माना जाएगा। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, देखिएगा एक कंपनी ने 12 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया जबकि वो 10 लाख रुपए का डेप्ट दे रहा है, तो इसका मतलब डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो दिस इज 1.2 है। जितना ज्यादा हमारा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो होगा एक बेटर एबिलिटी मानी जाएगी, मतलब कंपनी डेप्ट को रीपे जो कर रही है उससे जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी वो कंपनी उतनी ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग मानी जाएगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिएगा कंपनी ने बोरिंग्स ली हैं 10% पर और जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है वो 13%, मतलब कंपनी ने बोरिंग्स लेने के बाद इन्वेस्टमेंट जो करी है उससे ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं, तो इस केस में हम लोगों के लिए बोरिंग्स लेना बेटर माना जाता है। यूजिंग डेप्ट कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर हम जितना बोरिंग्स लेंगे उससे हमारी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा इस बात पर देखा जाता है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा बोरिंग्स के रिटर्न इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब हम जहां पर पैसा लगा रहे हैं उससे आने वाली इनकम उधार जो हमने लिया है उसके इंटरेस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। Cost of debt, the interest rate of a company must pay the borrowing fund, lower cost of debt makes borrowing more attractive, अगर कंपनी सस्ते रेट पर बोरिंग्स ले रही तो कंपनी के लिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो नॉर्मली कंपनी हमेशा बोरिंग्स लेते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फोकस करती है। टैक्स रेट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल विच लोअर द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट, अगर हम इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं डेप्ट पर तो कहीं ना कहीं वो हमारा टैक्स डिडक्टेबल है और ये हमारी कॉस्ट पर इंपैक्ट डालता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने कंपनी ने टैक्स देना है 30% का जबकि इंटरेस्ट रेट है 10%, तो इसका मतलब नेट हमारा जो इफेक्टिव रेट है 7% है। हायर टैक्स रेट में
डेप्ट मोर अट्रैक्टिव, जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए डेप्ट अट्रैक्टिव होगा। Now the topic is fixed and working capital. Fixed capital refers to investment made in the long term asset. Fixed capital का मतलब होता है जब आप long term assets के अंदर पैसा लगाते हैं, वो long term asset जो हम बिजनेस के अंदर more than 1 year के लिए यूज करते हैं। These assets are crucial for the company's operation. ये assets बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, जैसे प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्चर्स वगैरह। देखिएगा, फिक्स कैपिटल में हम लोगों ने सीखा है कि पैसा जो 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड होता है बिजनेस में, बट वर्किंग कैपिटल वो फंड होता है जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया है। तो ये पैसा जो हमारा बिजनेस के डे टू डे रनिंग के लिए चाहिए होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। बेसिकली ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स वो होती हैं जिसको हम लोग 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है? फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, दैट इज मोर देन 1 ईयर, जबकि वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर। फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट्स में होता है, यहाँ पर डेली ऑपरेशंस के लिए किया जाता है पैसा इन्वेस्ट वर्किंग कैपिटल में। फिक्स कैपिटल का एग्जांपल है मशीनरी बिल्डिंग, वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल है इन्वेंटरीज डेटर्स। फिक्स कैपिटल हमारी लार्ज होती है जबकि वर्किंग कैपिटल का साइज रिलेटिवली छोटा होता है। मतलब जहां हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी मशीन्स के लिए फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसा चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल में उसके कंपेरेटिवली कम पैसा चाहिए होता है, लिक्विडिटी। फिक्स कैपिटल को मनी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि वर्किंग कैपिटल को मनी में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स कैपिटल के डिसीजन को हम लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं, जबकि वर्किंग कैपिटल के डिसीजन को हम लोग ऑपरेशनल डिसीजन कहते हैं। इन समरी, फिक्स कैपिटल इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए बहुत क्रूशियल है, बिजनेस की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि वर्किंग कैपिटल बिजनेस की डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ। हमारा फिक्स कैपिटल में लगाया हुआ पैसा कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को इंडिकेट करता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ज्यादा रिटर्न्स दें ओवर द टाइम, एंड विच एनहेंस द कंपनीज प्रोस्पेक्ट, और ये कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को भी एनहेंस करे। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, फिक्स कैपिटल डिसीजन हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड के होते हैं। प्रॉपर प्लानिंग एंड एनालिसिस आर नीडेड फॉर दिस फंड। अब आपको बड़ी फंड चाहिए, उसके लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप इस फंड को वाइजली यूज कर सकें और इसकी कॉस्ट मिनिमम हो सके। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग द डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड इंटरेस्ट रेट। मतलब आप जब भी पैसा अरेंज करें तो आपके पास अलग अलग फाइनेंसिंग ऑप्शन होने चाहिए, सस्ता पैसा और एक अच्छी जगह का इन्वेस्टमेंट। रिस्क इन्वॉल्व, इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व द फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क है। पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन इंपैक्ट द कंपनी ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो गया तो हमारी कंपनी का ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा और कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट्स फ्यूचर में कम हो जाएंगे। इरिवर्सिबल डिसीजन, फिक्स कैपिटल डिसीजन आर ऑफन इरिवर्सिबल विदाउट इनकरिंग हैवी लॉस। सपोज करिए आपने 10 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी है, 3 महीने बाद आपको लगा ये मशीन हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं हो रही है, तो आप उस मशीन को आप चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस क्रिएट करेगा। A project after significant investment can lead to substantial financial waste। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में चेंजेस लेकर आते हैं तो ये हमारे फाइनेंशियल वेस्ट को इंडिकेट करता है। Hence these decisions should be made it very carefully। ये डिसीजन बहुत केयरफुली होकर लेने चाहिए। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल के ऊपर फर्क डालते हैं? तो फर्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। देखिएगा, द टाइप ऑफ बिजनेस इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल नीडेड। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो नेचुरली आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म में मशीन्स है, प्लांट्स है, बड़ी बिल्डिंग है। जबकि ट्रेडिंग फर्म के लिए अंदर आपको कम फिक्स कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि वहां पर ऑफिस है और छोटा सा ही स्पेस है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, बट अगर बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो वहां पर आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। चॉइस ऑफ टेक्निक, देखिएगा दो तरीके की टेक्निक होती है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें हम मॉडर्न मशीन्स का यूज ज्यादा करते हैं, तो उसमें ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा कैपिटल लगती है, और लेबर का यूज हम मिनिमम करते हैं, तो यहां पर आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा बाय करनी पड़ती है, तो कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसके अंदर हम लेबर का यूज ज्यादा करते हैं और मशीन बहुत ज्यादा हमारी नहीं होती, तो वहां पर हमारा कम फिक्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स होती है। बिजनेस रिलाय मोर ऑन मैनुअल लेबर, क्योंकि लेबर इंटेंसिव में ज्यादा मैनुअल लेबर पर हम लोग बेस्ड होते हैं और लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंडस्ट्री जहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करते हैं वहां पर हमें ज्यादा फिक्स एसेट्स की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, वहां पर फिक्स कैपिटल का यूज कम होता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अ कंपनी ग्रोइंग
कैन डराइव हाई फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी ग्रो कर रही है उन्हें मशीन्स खरीदी है, बिल्डिंग खरीदने हैं, तो वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। बट ऐसी कंपनी जो ग्रोन अप हो चुके हैं, स्टेबल हैं, अब उन्हें ज्यादा तो बिल्डिंग नहीं चाहिए, मशीन्स नहीं चाहिए, तो वहां पर हमें फिक्स कैपिटल में पैसा कम चाहिए होता है। डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंडिंग इनटू टू एरियाज। अगर कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है, वहां पर फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। लाइक एक कंपनी है वो टेक्सटाइल कपड़े में भी डील कर रही है, सीमेंट में भी डील कर रही है, तो ऐसी इंडस्ट्री को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर एक कंपनी डाइवर्सिफिकेशन में डील नहीं करती तो उसमें फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन सच एज लीज कैन रिड्यूस द नीड ऑफ फिक्स्ड लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। देखिएगा, ऐसा होता है, आपने एक बिल्डिंग खरीदनी है, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, लेकिन अगर यही बिल्डिंग आपको किराए पर मिल जाए तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल की जरूरत कम होती है। तो अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाता है, लाइक बाय के बजाय हम लीज पर ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी फिक्स कैपिटल कम होती है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर आप किसी बिजनेस के साथ मर्ज होकर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि दोनों कंपनीज के रिसोर्सेज मिलने के बाद लार्ज रिसोर्सेज बन जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं होते और 100% सारी फिक्स कैपिटल खुद की बनाना चाहते हैं, फिक्स एसेट्स खुद की बनाना चाहते हैं, तो वहां पर फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। बैंक में कोलैबोरेट टू शेयर एटीएम, फॉर एग्जांपल बैंक को ही आप देखिएगा, एक बैंक ने अपने सिर्फ 4 एटीएम लगाए और 10 दूसरे बैंकों के एटीएम के साथ कोलैबोरेशन कर दिया, तो टोटल उसके 14 एटीएम हो गए। अब 14 एटीएम पे फिक्स कैपिटल लगाने के बजाय उसने सिर्फ 4 में लगाया और वो एडवांटेज 14 एटीएम को उठा रहा है। तो कोलैबोरेशन में हमेशा फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती है। नाउ द टॉपिक इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बहुत क्रूशियल होती है क्योंकि वो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस पर फर्क डालती है। इट रेफर्स टू फंड यूज्ड टू कवर द शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जो हमारे डेली नीड्स के खर्चे होते हैं, सैलरी हो गया, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, ये सब हमारे वर्किंग कैपिटल में आते हैं। और वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस बहुत स्मूथली रन कर सके। करंट एसेट्स आर द एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैश। करंट एसेट्स हमारी वो होती हैं जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ ईयर। दे आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्ट करना इनका एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। लाइक आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल रिसीवेबल वगैरह, ये सब हमारी वो करंट एसेट्स हैं जिन्हें हम एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा, लिक्विडिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू हाउ क्विकली एंड इजीली एन एसेट्स कैन कन्वर्ट इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी एसेट्स को हम कितनी जल्दी जल्दी मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको बेचा और कैश हमारे पास आ गया। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिसको हमें एक साल के अंदर देना मस्ट होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए या हमारे कोई क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी। तो जिन लायबिलिटीज को एक साल के अंदर देना मस्ट होता है उसे हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल, net working capital is a measure of a company's short term financial health and efficiency. net working capital किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। नेट वर्किंग कैपिटल को हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के डिफरेंस से निकालते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कि हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कितना एक्सेस में है, मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कितनी ज्यादा है। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल फॉर द डेली ऑपरेशन। अब हमारी करंट एसेट जितनी ज्यादा होगी मतलब हमारे पास डेली ऑपरेशंस के लिए पैसा उतना ज्यादा है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल पे फर्क डालते हैं? तो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर ट्रेडिंग बिजनेस होगा, मतलब जहाँ हमारा शॉप कल्चर है, वहां पर लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है, बिजली के बहुत बड़े बिल नहीं आएंगे, तो शॉपकीपर्स को लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है इन कंपेरिजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है क्योंकि उनके पास लार्ज साइज ऑफ फैक्ट्री होती है, मशीनें बहुत होती है, बिजली बिल ज्यादा होते हैं, लेबर ज्यादा होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत भी ज्यादा होती है। सर्विस इंडस्ट्री, इनको तो बहुत ही कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है क्योंकि इनको कोई भी इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती, ऑफिस भी इनके छोटे होते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, वहां पर स्टाफ भी ज्यादा होगा, सैलरी भी ज्यादा देनी होगी, ज्यादा रॉ मटेरियल आएगा, ज्यादा वहां पर पेमेंट देनी होगी। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो स्टाफ कम है, कम सैलरी दी जाएगी, बिजली के बिल कम आएंगे और रॉ मटेरियल भी कम आएगा, तो स्मॉल स्केल बिजनेस में लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। बिजनेस साइकिल, हायर सेल एंड प्रोडक्शन मींस मोर वर्किंग कैपिटल। अगर किसी बिजनेस की सेल ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, तो उससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब बूम में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। और जबकि सेल कम है और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होती है। अगर सेल कम है वहां पर प्रोडक्शन भी कम होगा, नेचुरल अगर सेल कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम किया जाएगा, प्रोडक्शन कम होगी तो रॉ मटेरियल कम आएगा, स्टाफ की सैलरी कम होगी, बिजली के बिल कम होंगे, तो वहां पर हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी।
लेकिन अगर सेल ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, स्टाफ ज्यादा चाहिए, बिजली के बिल भी ज्यादा आएंगे, तो वहां पर हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। सीजनल फैक्टर, जब किसी बिजनेस का पीक सीजन होगा, मतलब वहां पर एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, स्टाफ ज्यादा रखना पड़ेगा, बिजली के बिल भी ज्यादा आएंगे, तो वर्किंग कैपिटल भी वहां पर ज्यादा लगेगी। जबकि सीजन अगर नहीं होगा, स्टाफ कम भी रख सकते हैं, रॉ मटेरियल की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। प्रोडक्शन साइकिल, लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल, more working capital is needed to cover raw material and expenses until products are finished. कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्शन साइकिल बहुत बड़ा होता है, तो अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होगा तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल के अंदर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट जो है 10 दिन में बनके तैयार होता है, तो इसका मतलब उसको 10 दिन के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जो पैसा उसने प्रोडक्शन में लगाया वो पैसा 10 दिन के लिए ब्लॉक हो गया। लेकिन एक रेडी वाला है जो टिक्की बनाता है, वो सुबह टिक्की बना रहा है, शाम को बेच रहा है, वहां पर प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा है, तो वहां पर आपको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि वो कैश को उतना इजीली अरेंज कर सकता है। क्रेडिट अलॉट, जो बिजनेसेस ज्यादा क्रेडिट देते हैं उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि पता लगा एक बिजनेस ने 10 लाख रुपए का क्रेडिट दिया है, अब उसकी दुकान से 10 लाख का स्टॉक जा चुका है, अब उस स्टॉक को दोबारा से रिफिल करने के लिए उसे और पैसा बिजनेस में लगाना होगा, तो इसका मतलब जो बिजनेसेस ज्यादा क्रेडिट देते हैं उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, और जो बिजनेसेस कम क्रेडिट देते हैं उन्हें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। क्रेडिट अवेल, जिस बिजनेस को ज्यादा उधार मिलता है उसे कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। मेरा बिजनेस है, मुझे 5 लाख का सामान उधार मिल गया, तो मुझे अपना पैसा 5 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब अगर मुझे उधार ज्यादा मिलेगा तो नेचुरली मैं अपनी वर्किंग कैपिटल कम लगाऊंगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लोअर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड इफ इन्वेंटरी एंड डेटर्स आर मैनेज्ड वेल। किसी किसी बिजनेसमैन को इतनी अच्छी समझ होती है कि वो डेटर्स और रॉ मटेरियल को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करता है, तो ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि जिन जो अभी बिजनेस के इनिशियल फेज में उनको एक्सपीरियंस कम है, वो या तो कभी रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मंगा लेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उनको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, देखिएगा अगर मार्केट में रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है तो आप उसको शॉर्ट नोटिस पे मंगाएंगे, तो ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आपको रॉ मटेरियल का एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा, तो ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर मीट इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल टारगेट। एक कंपनी ग्रो कर रही है, स्टाफ भी राइज कर रही है, बिजली के बिल भी बढ़ा रही है, फैक्ट्री के अंदर मशीनें भी बढ़ा रही है, रॉ मटेरियल की भी उसे एक्स्ट्रा जरूरत होती है, तो ऐसी ग्रोइंग कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। लेवल ऑफ कंपटीशन, रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल फॉर लार्ज इन्वेंटरीज एंड लिबरल क्रेडिट टर्म। देखिएगा मार्केट में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, एक शॉपकीपर जो है 10 डेज का क्रेडिट दे रहा है, तो दूसरा शॉपकीपर 15 डेज का क्रेडिट दे रहा है। एडवर्टीजमेंट में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, और इसके अलावा ये लोग जो है इन्वेंट्री भी ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं ताकि कस्टमर को इजीली सामान दिया जा सके। अब इन सब कॉम्पिटिशन्स के हाई होने की वजह से हर शॉपकीपर को वर्किंग कैपिटल ज्यादा मेंटेन करनी पड़ रही है। इन्फ्लेशन, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल नीड एट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल राइजेस एंड प्रोडक्शन राइजेस। देखिएगा अगर महंगाई हो रही है तो महंगाई होने से स्टाफ की सैलरी ज्यादा दी जाएंगी, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, बिजली के बिल महंगे हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन में नेचुरली वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत ज्यादा होगी। फाइनली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को आज कंप्लीट कर लिया। बहुत छोटा चैप्टर है बट एग्जाम के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज का यूथ है, आप यूट्यूब से पढ़ के 100% मार्क्स लेना जानते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दे सकते हैं। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।